हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 5 का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आज है 33वां दिन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डे 33, 33वां दिन कक्षा 9 गणित का है। अध्याय 5 का आज पहला दिन है। तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे हम। ज्यामिति, जियोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं ज्यामिति को। अब देखो, जियोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? आकृति और जो आपके आकार होते हैं, उनके क्षेत्रफल, उनके आयतन इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का। इसमें लिखा है, देखो मैंने इस पूरे अध्याय को पढ़ा, ठीक है। पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। मैंने इस पूरे अध्याय को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा इस अध्याय को पढ़कर। और जब मैंने सोचा इसे कैसे पढ़ाया जाए इस अध्याय को, ठीक है, तो मैंने पाया कि अगर हम लाइन टू लाइन पढ़े इस अध्याय को तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा इसे लाइन टू लाइन पढ़ाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो मैं भी लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा इसे। तो शुरुआत करते हैं। शब्द ज्यामिति, जियोमेट्री यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मिट्रीन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि, मिट्रीन का अर्थ होता है मापना। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण है, ठीक है, हुआ है। तो जो ज्यामिति है उसमें आपको दो शब्द हो गए, जियो और मिट्रीन, भूमि और मापना, ठीक है। मतलब भूमि को मापने की आवश्यकता हुई तो जियोमेट्री का उद्गम हुआ, ठीक है, या ज्यामिति का विकास हुआ या उद्गम हुआ। गणित की इस शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया, चाहे वह मिस्र हो, बेबीलोन हो, चीन हो, भारत हो, यूनान हो या इनकास। इन सभ्यताओं के लोगों को अनेक व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें ज्यामिति के विकास की विभिन्न प्रकार से आवश्यकता पड़ी। देखो, जो ज्यामिति का यूज़ है, मतलब जो पहले से यूज़ काफ़ी पहले से हो रहा था, प्राचीन समय से, लेकिन उस समय लोगों को पता नहीं था कि हम ज्यामिति का उपयोग कर रहे हैं। अब देखो, उनको व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, काफ़ी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा उन्हें कि जिनमें उन्हें ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ा, ठीक है। अब वो समस्या क्या थी वो हम आगे देखेंगे जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी देखो, ज्योमेट्री का मतलब हुआ भूमि मापने के कारण हुआ इसका उद्गम, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे इन्होंने लिखा है कि जब भी नील नदी में बाढ़ आती थी तो विभिन्न भूमि स्वामियों के संलग्न खेतों के बीच की परिसीमाओं, बाउंड्रीज को अपने साथ बहा ले जाती थी। इन बाढ़ों के बाद इन परिसीमाओं को पुनः बनाया जाता था। इस कार्य के लिए मिस्र वासियों ने सरल क्षेत्रफल परिकलित करने के साथ ही सरल रचनाएं करने के लिए अनेक ज्यामितीय तकनीकें और नियम विकसित किए। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने ज़माने की बात है तो लोगों के पास भूमि हुआ करती थी, काफ़ी सारी ज़मीनें हुआ करती थी, ठीक है। तो ज़मीनों के बीच की जो बाउंड्रीज होती थी आपकी, वो मिट्टी से ढक दी जाती थी, ठीक है। मिट्टी से ऐसे कर दिया जाता था, मिट्टी से कर दिया जाता था, मिट्टी से समझ लो आप, ऐसे बाउंड्रीज बना दी जाती थी मिट्टी से। तो अब देखो, जब बाढ़ आती थी नील नदी की, उसमें लिखा है, ठीक है, तो क्या होता था, जब नील नदी की बाढ़ आई तो ये सब बह जाएगा ना। आप खुद ही कॉमन सेंस लगा सकते हो, जब बाढ़ आएगी तो ये सारा बह जाएगा, मिट्टी सारी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये मिट्टी तो सारी गायब हो जाएगी। तो जो मिस्रवासी थे तो उन्होंने सरल क्षेत्रफल परिकलित करने का सूत्र बनाया, जिससे कभी भी बाढ़ आती तो उस क्षेत्रफल के हिसाब से अपनी ज़मीनें बांट लेते थे दोबारा से, ठीक है। और साथ ही उन्होंने काफ़ी ज्यामितीय तकनीकें भी विकसित करी। आगे हम पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह। आगे क्या लिखा है इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है, उन्होंने ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग अन्न भंडारों के आयतन निकालने, नहरों, पिरामिड के निर्माण करने में किया, ठीक है। मतलब उन्होंने जो ज्यामिति का उपयोग था, अन्न भंडार होते थे, उसका आयतन निकाला कि इसमें कितना अन्न होगा, ठीक है। उस हिसाब से अपना रख रखाव करते थे, लोगों के देते थे, जो भी था उनका अपना सीन होगा, ठीक है। नहरों का निर्माण किया, पिरामिड्स का निर्माण किया, ठीक है। वे एक कटे हुए पिरामिड, ट्रंकेटेड पिरामिड का आयतन ज्ञात करने का सही सूत्र भी जानते थे, ठीक है। मतलब वे कटे हुए पिरामिड जो यहाँ पे है, देख सकते हो आप इसे, ट्रंकेटेड पिरामिड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी जानते थे वो, इसके आयतन का। अब देखते हैं हम एक बार क्या होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सर्च मारा,
वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड पिरामिड। ठीक है, इमेज में देखते हैं, सब पता चल जाएगा। तो ये देख सकते हो आप इमेज इसकी अच्छी सी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो ट्रंकेटेड पिरामिड में क्या हुआ, एक आपका ऊपर छोटा सा स्क्वायर हुआ, नीचे बड़ा सा स्क्वायर हुआ। अगर नीचे वाले बड़े से स्क्वायर की जो साइड है या आर्म है वो ए है और ऊपर वाले की बी है, तो इसका और हाइट एच है, जो पिरामिड टोटल है उसकी हाइट एच है, तो इसका वॉल्यूम हो जाता है 1/3, मैंने टच कर दिया, 1/3 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एच। ये आप याद कर सकते हो। वैसे आपको अध्याय 5 में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सूत्र भी जानते थे वो अच्छी तरह, आप यहाँ देख सकते हो ट्रंकेटेड पिरामिड। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आप पिरामिड के बारे में गूगल पर सर्च मारिएगा और पहचानिएगा। इसमें क्या लिखा है, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार एक त्रिभुज या वर्ग या अन्य कोई बहुभुज होता है। आधार मतलब ये नीचे का। ठीक है, और ज़्यादातर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, या अन्य कोई बहुभुज भी हो सकता है, इसमें लिखा है त्रिभुज भी हो सकता है। और जिसके पार्श्वफलक साइड फेसेस या लेटरल फेसेस ऊपर एक बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होते थे। ठीक है, मतलब ऊपर एक त्रिभुज होता था। ठीक है, मतलब यहाँ से एक ऊपर एक बिंदु पर त्रिभुज में जाके मिलते थे। ठीक है, पार्श्वफलक आप सर्च मारिएगा इसे अच्छी तरह। ठीक है, आप पिरामिड और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छी तरह जानकारी नहीं दे रखी है, मैं बता तो दूँ लेकिन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, अब देखो हमने अभी पता किया है, इसमें यहाँ लिखा है देखो कि भारत में भी जो प्राचीन सभ्यताएं थी भारत की, वहाँ भी ज्यामिति का उपयोग हुआ है। तो वही बातें लिखी है यहाँ पर कि भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इत्यादि की खुदाइयों से पता चल लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो लगभग 3000 ईस्वी पूर्व थी ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया। ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ। आगे लिखा है, वह एक उच्च कोटि का संगठित समाज था। शहर अत्यधिक रूप से विकसित थे और बड़े योजनाबद्ध ढंग से निर्मित किए गए थे, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह निर्मित किया गया था। ठीक है, उदाहरण के लिए सड़कें परस्पर समांतर होती थी और भूमिगत नालियों की व्यवस्था थी। घरों में विभिन्न प्रकार के अनेक कमरे हुआ करते थे। ये बातें दर्शाती है कि नगरवासी क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन और व्यावहारिक अंकगणित में पूर्ण रूप से निपुण थे। निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली ईंटें भट्टों पर पकाई जाती थी और इन ईंटों के लिए अनुपात लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात मोटाई 4:2:3 का होता था, 1 का, सॉरी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें भी काफ़ी अच्छा ज्योमेट्री का यूज़ हुआ आपका। और जो सड़कें थी परस्पर समांतर थी, आपने वैसे पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। और उच्च कोटि का संगठित समाज था, तो उन्होंने अच्छी तरह, उन्हें क्षेत्रमिति के बारे में पता था, अंकगणित अर्थमेटिक के बारे में पता था उन्हें अच्छी तरह, अर्थमेटिक का यूज़ किया उन्होंने। अब देखो जो ईंटें थी वहाँ पर जो मकानों में थी, अब देखो विभिन्न प्रकार के लिखे हुए यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के कमरे हुआ करते थे। ठीक है, मतलब काफ़ी शेप्स में होंगे। अब जो आकृति आ गई, काफ़ी आकारों में कमरे हुआ करते होंगे, तो आकृति के बारे में आ गई तो ज्यामिति। ठीक है, समझ गए, तो ज्यामिति का उपयुक्त मात्रा में उपयोग हुआ वहाँ पर, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, प्राचीन भारत में सुलभासूत्र ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। वैदिक काल की ज्यामिति का उद्गम वैदिक पूजा के लिए आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकार की वेदियों और अग्निकुंडों के निर्माण कार्य से हुआ। पवित्र अग्नियों को अधिक प्रभावशाली साधक होने के लिए उनके स्थान, उनके आकारों और क्षेत्रफल के बारे में स्पष्ट रूप से निर्धारित अनुदेशों के अनुसार होते थे। घरेलू धार्मिक क्रियाओं के लिए वर्गाकार वृत्ताकार वेदियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि सार्वजनिक पूजा स्थलों के लिए आयतों, त्रिभुजों और समलंबों के संयोजन से बने आकारों का प्रयोग आवश्यक था। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है वैदिक काल। देखो वैदिक काल मतलब जहाँ ऋषि मुनि हुआ करते थे, अब वहाँ भी आपका ज्यामिति का उपयोग हुआ है। कैसे हुआ, देखो ऋषि मुनि वेदियाँ मतलब पूजा पाठ ज़्यादा करते थे और अग्निकुंड हवन वगैरह ज़्यादा करते थे। तो ये पाया गया कि उनके जो अग्निकुंड थे और वेदियाँ थी, उनका जो क्षेत्रफल और उनका आकार था वो फिक्स था। ठीक है, जैसे अग्निकुंड में आपका आग प्रज्वलित होती है, पवित्र अग्नि होती है उसमें, तो उसमें लिखा है उस पवित्र अग्नि को अधिक प्रभावशाली, मतलब जिससे ज़्यादा अग्नि बने और साधक होने के लिए उनके स्थान, उनके आकार, क्षेत्रफल के बारे में मतलब फिक्स था, मतलब उसका क्षेत्रफल इतना होना चाहिए, उसका आकार ये होना चाहिए। अब आकार की बात आ गई तो ज्योमेट्री। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे ज्योमेट्री का उपयोग किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो ज्योमेट्री का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किया उन्होंने। ठीक है, अग्निकुंडों का ऐसे ही उन्होंने
आकार, क्षेत्रफल फिक्स था उनका, ठीक है। वेदिया, वेदिया आपको पता ही होगी, चलो मैं दिखा देता हूँ, हमने देखी नहीं हो तो। इसमें ऑल्टर बोलते हैं, ठीक है, ऑल्टर। अब ये देख सकते हैं, ये होती है वेदिया, जिसमें आपकी मूर्ति स्थापित की जाती है, ठीक है। ये वेदिया होती है आपकी, ये होती है आपकी वेदिया। अब प्राचीन काल की तो नहीं दिखाई रखी इसमें, ठीक है, लेकिन ऐसी वेदिया होती थी। तो इसी आकार है इसकी भी, उसका भी कुछ शेप है, तो ये भी ज्यामिति का उपयोग अच्छी तरह किया वहाँ पर भी। अब आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। अब आप भारत का कोई भी प्राचीन मंदिर उठा के देखो, कितनी अच्छी ज्यामिति का उपयोग किया है वहाँ पर, किया है नहीं किया है, बताओ, आप खुद ही सोचो कितना अच्छा ज्यामिति का उपयोग किया है। ये देखो प्राचीन है ये भी, ये कोई, ये लिखा है इसमें हिंदू टेम्पल लिखा है इसमें, सेक्रेड हिंदू टेम्पल लिखा है इसमें, मतलब पवित्र हिंदू मंदिर है कोई ये। अब आप देख सकते हो इधर इतने अच्छी तरह ये खंभे है, ये मतलब अच्छी तरह ज्यामिति का उपयोग किया है। आप, मैं तो कह रहा हूँ कि ज्यामिति का उपयोग तो अच्छी तरह हुआ है इंडिया में भी, लेकिन कोई जानकारी, मतलब बोलते नहीं जिसे, लिखित रूप में किसी ने जानकारी इकट्ठा नहीं करी थी, किसी ने आगे पीढ़ी के लिए पहुँचाया नहीं, लेकिन यूक्लिड ने किया ऐसा काम, ठीक है। तभी हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ रहे हैं, नहीं तो ज्यामिति का उपयोग अच्छी तरह से हर जगह हुआ है, ठीक है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, रानी की बावड़ी, ठीक है, ये गुजरात में है, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई क्या, ये देखो इसमें ये भूल भुलैया नहीं, मतलब जो इसकी ज्यामिति देखो आप, इसकी आकार देखो, आकृति देखो, इसकी आकृति, इसमें काफ़ी अच्छी ज्यामिति का उपयोग किया है वैसे ना, ठीक है। ये रानी की बावड़ी थी, ये गुजरात में आपकी। तो अब कोई सा भी इंडियन वो उठा के देख लो, देखो जब लोगों को ज्यामिति के बारे में पता किया, लोगों ने अच्छे अच्छे वो विकसित किए, अच्छे अच्छे बनाए, ठीक है, महल बनाए लोगों ने। अब देखो काफ़ी, आप ताजमहल के बारे में तो जानते ही हो। तो जब लोगों को ज्यामिति का ज्ञान पता चला, लोगों ने काम किया, ठीक है। लेकिन लोग कर तो रहते, अच्छी आकृति बनाते, शेप बनाते, लेकिन कोई जानकारी इकट्ठा करके नहीं दे रहा था, बोलते नहीं, एक थ्योरेटिकल, लोग प्रैक्टिकल काम तो कर रहे थे उससे ज्यामिति का उपयोग करके, लेकिन थ्योरेटिकल कुछ नहीं हो रहा था, उल्टा चल रहा था यहाँ पर। नहीं तो पहले क्या होता है, लोग थ्योरी पढ़ते फिर उसके हिसाब से प्रैक्टिकल करते, लेकिन वहाँ पे पहले प्रैक्टिकल हो रहा था फिर थ्योरी, समझ रहे हो। वैसे तो पहले प्रैक्टिकली होकर थ्योरी बनती है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं दोनों ना, लेकिन कोई लिख के नहीं दिया, लेकिन यूक्लिड भाई साहब ने किया था ऐसा, ठीक है, तभी यूक्लिड की ज्यामिति है चैप्टर का नाम। अब आगे कुछ बातें लिखी है, ठीक है। देखो ये तो प्रकृति का विशुद्ध नियम है कि पहले प्रैक्टिकल होता है फिर थ्योरी बनती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल हुए लोगों ने किए, लेकिन उसकी थ्योरी किसी और ने बना दी, यूक्लिड ने। अब देखो इसमें लिखा है, अथर्ववेद में दिए श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है। ये त्रिभुज इस प्रकार व्यवस्थित किए गए कि इनमें 43 छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। अब देखो श्री यंत्र देखते, अथर्ववेद में दिया गया है, ठीक है, श्री यंत्र। इमेज देखते हैं, यह है आपका श्री यंत्र, इसे गौर से देखो, ठीक है। आप रंगीन चित्र देखना चाहो रंगीन देख लेना, ठीक है। तो पहले इसे दिखाता हूँ, इस चित्र को गौर से देखो, इसमें आपके जो ये देख रहे हो आप 9 समद्विबाहु त्रिभुज एक दूसरे के प्रकार एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखे गए हैं। अब इस वाले को देखो, ये देखो इसको, कि 43, ये गिन लो इन्हें, 43 छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं, ठीक है, 43 छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं। 9 आपके जो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब आपके 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखे गए कि 43, मतलब आकृति है कुल मिला के, मेरे इतना लंबा चौड़ा मत जाओ, आकृति है तो ज्योमेट्री, ठीक है। हम अब इतना लंबा नहीं जाएंगे इसमें, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखे गए कि 43 छोटे त्रिभुजों का निर्माण हो गया। और तो अगर त्रिभुज बन रहे आकृति है तो ज्योमेट्री, ठीक है। तो लेकिन लोगों ने किया, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि वो ऐसा कर रहे हैं, ज्योमेट्री का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, यद्यपि वेदिया मैंने आपको दिखा दी कि रचना करने में परिशुद्ध ज्यामिति विधियों का उपयोग किया गया, फिर भी इनसे संबंधित सिद्धांतों की कोई चर्चा नहीं की गई। कॉमन साफ बात कह दी उसने कि भले ही इन्होंने अच्छी तरह उपयोग किया ज्योमेट्री का, लेकिन कोई चर्चा नहीं करी उसके सिद्धांत की, हमने इस सिद्धांत से किया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, देखो इसमें लिखा है कि उपरोक्त उदाहरण दर्शाते हैं
की ज्यामिति का विकास और अनुप्रयोग विश्व के सभी स्थानों पर होता रहा, परंतु यह बड़े अव्यवस्थित प्रकार से हो रहा था। प्राचीन विश्व में ज्यामिति के विकास की इन गतिविधियों की एक रोचक बात यह थी कि इनका ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को या तो मौखिक रूप से या ताड़ के वृक्ष की पत्तियों पर लिखे संदेशों या कुछ अन्य विधियों द्वारा जाता रहा है। मतलब प्राचीन विश्व में नॉलेज थी वो उसको ऐसे दिया जाता था, या तो मौखिक रूप से दे देते थे या ताड़ के वृक्ष की पत्तों पर लिख देते थे या कोई अन्य विधि थी। हमें क्या पता चला देखो कुल मिलाकर ना कि कुछ सभ्यताओं जैसे बेबीलोनिया में ज्यामिति एक अत्यधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण वाले विषय था, और ऐसे ही भारत और रोम में। व्यावहारिक दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क था, प्रैक्टिकल अप्रोच थी। लोगों ने थ्योरेटिकल जाने की कोशिश नहीं करी इसमें, मतलब इसके ऊपर कोई थ्योरी लिखने की कोशिश नहीं करी, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बस काम किया। ज्योमेट्री के अलग अलग आकार बनाए, अलग अलग आकृतियाँ बनाई। जैसे अब देख रहे हो अथर्ववेद में श्रीयंत्र है नहीं, अच्छी सी कितनी खूबसूरत आकृति है बनाई लोगों ने, लेकिन इस पर कोई वो नहीं किया, उन्होंने थ्योरी नहीं लिखी, कोई सिद्धांत नहीं दिया, कोई कथन नहीं लिखा, कोई स्टेटमेंट। बस कुल मिलाकर प्रैक्टिकल काम तो हुआ, लेकिन वही है, थ्योरी नहीं आई। अब मिस्रवासियों ने क्या किया? मिस्रवासियों द्वारा विकसित की गई ज्यामिति में मुख्यतः परिणामों के कथन ही निहित थे। मिस्रवासियों की ज्यामिति थी, उसमें केवल परिणामों के कथन निहित थे, केवल कथन निहित था, उसको सत्य प्रूफ नहीं किया, कोई सत्यता नहीं थी उसकी, केवल कथन था, ठीक है। इनमें ये लिख सकता, व्यापक नियम नहीं दिए अधिक। देखो इसमें साफ लिखा है मिस्रवासियों ने भी अधिकांशतः व्यापारिक कार्यों के लिए ही किया। व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल वर्क हो गया आपके। उसको एक विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए बहुत कम काम किया। ये तो साफ पता चलता है हमें कि विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए बहुत कम काम किया गया। परंतु यूनान जैसी सभ्यताओं में इस तर्क पर बल दिया जाता था कि कुछ रचनाएं किस प्रकार हो जाती है। यूनानियों की अभिरुचि उन कथनों जिनको उन्होंने सत्यापित कर दिया कि सत्यता निगमनिक तर्कण डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करके जांचने में थी। इसका मतलब क्या? अब देखो यूनानियों की रुचि किस में थी? उनको सत्यता जांचने में थी, उनकी रुचि थी, उनको सत्य प्रूफ करने में, उनको प्रूफ करने में थी उनकी रुचि, सत्यता जांचने में थी। अब वो सत्यता कैसे जांचते थे? इसमें लिखा है निगमनिक तर्कण डिडक्टिव रीजनिंग। अब परिशिष्ट एक में देखते हैं इसे, ठीक है, आते परिशिष्ट एक में डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। आ जाओ। देखो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपको शौक है। वैसे नहीं तो आप देखो ये जो परिशिष्ट है ये मैं 15वें अध्याय के बाद या मतलब अंतिम अध्याय के बाद ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैंने तो पढ़ रखा है, खैर मेरा तो एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ जो बात आपको पता होनी चाहिए। देखो एक एग्जाम्पल से समझते क्या होता है निगमनिक तर्कण, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग। एक एग्जाम्पल लिखा है, एक कथन है, ये सत्य है कथन ना, पुष्प सोलारिस केवल तब खिलता है जबकि पिछले दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ध्यान से सुनना, एक पुष्प है सोलारिस, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनाता हूँ सोलारिस, ठीक है, ये तभी खिलता है जब पिछले दिन का तापमान आपका क्या हो, इसे यहाँ करते हैं सही से, पिछले दिन का तापमान आपका 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है। और एक और बात कही कि और 15 सितंबर 2005 को काल्पनिक घाटी मतलब इमेजिनरी वैली ऐसी में सोलारिस खिलता था, सत्य है, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा कि एक काल्पनिक घाटी है, इसमें 15 तारीख को सोलारिस खिला, ठीक है, 15 तारीख को क्या खिला? सोलारिस खिला। अब देखो इससे क्या पता चला कि सोलारिस कब खिलता है? जब उससे पहले दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। तो इससे पता चला कि 14 तारीख को जो तापमान था वो 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक था, है नहीं, कॉमन सेंस। इसे बोलते हैं हम डिडक्टिव रीजनिंग। हमने सत्य कथन से हमने उसे डिडक्ट किया, ठीक है, मतलब उसको निकाल खींचा हमने आंसर को एक कथन से ही, इसे बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। इसका उपयोग किया यूनानियों ने कुछ कथनों को सत्य सिद्ध करने में। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये परिशिष्ट आप पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं परिशिष्ट की जब वीडियो बनाऊंगा तब देख लेना, ठीक है, बन जाएगी तब तक, क्योंकि अभी तो कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन तब तक बन जाएगी जब तक आप देखो शायद, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। कॉमन सेंस है ना। आप देखो अब कोई फूल खिला, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये फूल खिला आपका,
एक सेंटेंस है, कथन सत्य है कि ये तब खिलेगा जब उससे पिछले दिन का तापमान 28 डिग्री से अधिक हो, ठीक है। और 15 को खिलता है तो इसका मतलब 14 को 28 डिग्री से अधिक होगा, है नहीं, एक दिन पहले की बात हो रही ना, तो कॉमन सेंस, ठीक है। इसे बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। वापस चलते हैं बुक पर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है डिडक्टिव रीजनिंग। अब देखो, एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने सबसे पहली उपपत्ति ज्ञात की थी, प्रदान की थी। अब देखो, जो यूनानी गणितज्ञ हैं उन्होंने, थेल्स ने, इनका नाम याद रख लो, इमेज भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये तो मूर्ति सी दिख रही मुझे। यह उपपत्ति इस कथन पर थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में मतलब बराबर दो भागों में विभाजित करता है या समद्विभाजित करता है। इनका कहने का मतलब क्या था, इन्होंने उपपत्ति दी, मतलब प्रूफ दिया एक अच्छा सा कि ये वृत्त हो गया आपका, जो इसका व्यास हो गया, ठीक है, ये व्यास मान लो। तो ये दो पार्ट बने ना आपके, ये दोनों आपस में इक्वल है। कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये आपस में इक्वल है आपके, ठीक है। तो इन्होंने प्रूफ दिया था थेल्स ने। इनका नाम याद रख लेना, ठीक है। थेल्स का एक शिष्य था पाइथागोरस। पाइथागोरस को हर कोई जानता है, मतलब पाइथागोरस फेमस है, ठीक है, थेल्स से ज़्यादा, लेकिन गुरुदेव तो थेल्स थे, ठीक है, जिसका नाम आपने अवश्य सुना होगा। पाइथागोरस और उसके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की और ज्यामितीय सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। मतलब पाइथागोरस को ज्योमेट्री का विकास काफ़ी श्रेय दिया जाता है पाइथागोरस को, क्योंकि उसने पाइथागोरस की थ्योरम भी आप जानते ही होंगे। अब यह प्रक्रिया 300 ईस्वी पूर्व तक जारी रही। देखो, प्रक्रिया जारी रही उसी दौरान क्या था, इसी समय मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड एक शिक्षक था, ठीक है, कोई गणितज्ञ नहीं था। यूक्लिड ने क्या किया, उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया। गणित का शिक्षक था, उसने जितने भी लोगों ने थ्योरीज बनाई, मतलब लोगों ने जितने भी बची कुची, मतलब लोगों ने अपनी अपनी, जैसे थेल्स, पाइथागोरस, इन्होंने थ्योरी दी थी, उसको एकत्रित किया। उस ज्ञान को एकत्रित करके और एलिमेंट्स नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में व्यवस्थित किया। मैंने क्या कहा, अभी तक जितना भी काम हो रहा था ना ज्योमेट्री में, सारा व्यवस्थित हो रहा था। लोगों ने यूज़ तो किया लेकिन कोई थ्योरी नहीं दी, यूक्लिड ने दी, लेकिन यूक्लिड ने उसे व्यवस्थित किया, ठीक है। तो इसकी बुक का नाम याद रख लेना, एलिमेंट्स। ये ग्रंथ है, ठीक है, एलिमेंट्स, यूक्लिड, ठीक है। उस एलिमेंट्स में क्या होते थे, 13 अध्याय में विभाजित था वो, ठीक है, जो एलिमेंट्स था। प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता था। एक अध्याय था ना, उसे पुस्तिका बोलते थे, ठीक है। इन पुस्तिकाओं में समस्त विश्व की ज्यामिति संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ी तक प्रभावित किया। मतलब जो पुस्तिकाएं थी वो काफ़ी काम की थी, अच्छी तरह उन्होंने लोगों को नॉलेज दी ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। तो इस अध्याय में हम ज्यामिति के प्रति यूक्लिड के दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे और ज्यामिति के वर्तमान स्वरूप से इसे जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। ये थी आपकी हिस्ट्री, ठीक है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आप समझ गए होंगे क्यों है इसका नाम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड एक टीचर था, उसने उस समय तक का जितना भी ज्योमेट्री का नॉलेज थी उसको एक बुक में रख दिया, एक ग्रंथ बना दिया जिसका नाम था एलिमेंट्स। उस एलिमेंट्स में 13 अध्याय थे, प्रत्येक अध्याय को पुस्तिका कहा जाता था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्या देखने वाले अगली वीडियो में, यूक्लिड की परिभाषाएं और अभिकृत और अभिधारणाएं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नॉलेज जाननी हो तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।